नमस्कार बच्चों, मैं अनुराग जौहर, आपके EFM सब्जेक्ट का एक्सपर्ट। आज फिर हम एक वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो है रोकड़ बजट पे। देखिए बच्चों, रोकड़ बजट का क्वेश्चन कई एग्ज़ामों में आया हुआ है, बार बार आता है और एक इम्पोर्टेंट और एक सरल टॉपिक है। तो हम चर्चा करते हैं रोकड़ बजट क्या होता है। तो देखिए आप, रोकड़ की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान एवं नियंत्रण स्थापित करने हेतु रोकड़ बजट एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, इसमें हम एक हमारी टारगेटेड अवधि होती है, एक स्पेशल जो पीरियड होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि कितनी रोकड़ प्राप्तियाँ हुई हैं और कितना भुगतान होगा, मतलब कितना कैश पेमेंट आएगा और कितना हमको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, कैश रिसिप्ट्स कितनी होंगी और कैश पेमेंट कितना होगा। तो रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान का अनुमान लगाने हेतु व्यवसाय में, बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो जो हमारे विद्वान साथी हैं, जैसे गुथमैन व डुगल ने इसको अपने शब्दों में पिराया है, उनके अनुसार रोकड़ बजट भावी अवधि के लिए रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतान का अनुमान है। तो रोकड़ बजट क्या है, आने वाले समय में कितने केसेस रिसिप्ट होंगे और कितने केस पेमेंट होंगे, उसका एक आप एस्टिमेट निकाल रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, रोकड़ बजट। देखिए, अगर जो बजट की परिभाषा है उसको हम केवल रोकड़ तक या केस तक उसको केंद्रित करें तो रोकड़ बजट बन जाता है, क्योंकि इसमें एक निश्चित अवधि है जो कि भविष्य के लिए है, जिसमें आप अनुमान भी लगा रहे हो। लेकिन अनुमान किसका लगा रहे हो, नगद प्राप्ति का और नगद भुगतान का। अब देखिए कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा रोकड़ बजट तैयार किया जा सकता है, तो उनमें से कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहली विधि है रिसिप्ट एंड पेमेंट विधि, जिसे आप प्राप्ति एवं भुगतान विधि भी कह सकते हैं। सेकंड है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, यानी समायोजित लाभ हानि विधि। और तीसरी जो विधि है वो है आपकी बैलेंस शीट मेथड। तो देखिए, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड है, भुगतान विधि और प्राप्ति विधि, ये सबसे सरल है। दूसरी आपकी लाभ हानि खाते से जो आप निकालते हैं, और तीसरी जो चिट्ठे से, जो बैलेंस शीट से निकालते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट देख रहे हैं प्राप्ति एवं भुगतान विधि। देखिए, इसमें आप रोकड़ प्राप्ति एवं जो भुगतान विधि है वो मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत ईजी है, और ईजी होने के कारण से सबसे ज़्यादा चलन भी इसी का है। इसमें हम रोकड़ बजट को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें जो भी हमको प्राप्त होने वाली राशि है उनको हम उल्लेख करते हैं, जबकि जो दूसरा पार्ट है उसमें हम जो भी हमारा भुगतान होगा, जो पैसा जाएगा, उसका उल्लेख करते हैं। तो इसमें हम इसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से कौन सी राशियाँ एकत्रित हो रही हैं, कैपिटल जो सौदे हैं उनसे हमारी कौन सी राशियाँ आ रही हैं, तो इनको हम अलग अलग तरीके से निकाल देते हैं। और फिर जब हम लास्ट के अंदर जब निकालते हैं इन दोनों का अंतर, तो वो हमारा रोकड़ भुगतान या रोकड़ अधिक्य या रोकड़ जो भी हमको उधार लेना उसको शो करता है। अंतिम शेष होता है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यहाँ देखो एग्जांपल दे रखा है, जैसे रिसीट एंड पेमेंट का, कि ओपनिंग बैलेंस पिछला कहाँ से आ रहा है, कितनी नगद में बिक्री हुई है, जो आपके डेटर्स थे उन्होंने आपको कितना चुकाया है। सेकंड पार्ट देखिए आप, इसमें पेमेंट का दे रखा है, कितना आपने ख़रीदा है, कितना क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, मजदूरी कितनी, जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको सेकंड पार्ट में दिखा रखा है। अब जो सेकंड विधि है वो आपकी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। ये क्या है, जिन संगठनों में रोकड़ के दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है या फोरकास्टिंग की जाती है, उसमें इस विधि को उपयुक्त मानते हैं। और इसकी जो मान्यता है इस विधि की वो ये है कि जितने भी संगठन में लाभ हो रहे हैं वो केस के बढ़ोतरी करते हैं। जो भी लाभ होंगे इसका मतलब है वो हमारे पास जो नगद उसको बढ़ाएंगे, और जो भी हानि होगी वो हमारी नगद को कम करेंगे। तो इस विधि के अंतर्गत हम
लाभ हानि खाते द्वारा जो भी एस्टिमेटेड राशि होती है उसमें हम इनफ्लोज, केस इनफ्लोज और केस आउटफ्लोज को एडजस्ट करते हैं और रोकड़ बजट बनाते हैं। और इस विधि से जो हम बजट बना रहे हैं रोकड़ बजट, उसको हम केस फ्लो स्टेटमेंट मेथड भी कहते हैं। इस विधि में देखिए आप, रोकड़ बजट का निर्माण करने हेतु हमारे पास एक्सपेक्टेड ओपनिंग रोकड़ बैलेंस क्या है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट क्या है, चालू संपत्तियों और दायित्वों में क्या परिवर्तन हुआ है, पूंजीगत प्राप्तियां भुगतान कितनी हुई है, ऋण पत्रों पे डिबेंचर्स पे आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड से आपको कितनी इनकम है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसका आप देखिए जो रोकड़ बजट नमूना है, प्रारंभिक बाकी है उसमें आपको जोड़ना है, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जो रिजर्व्स एंड प्रोविजंस हैं, जो एक्यूड एक्सपेंसेस आपके हैं, जो डिप्रिसिएशन है, चालू संपत्तियों में क्या कमी हुई है और चालू दायित्व में क्या वृद्धि। देखो चालू दायित्व में वृद्धि का मतलब आपको चुकाना था पर आपने नहीं चुकाया, और चालू संपत्तियों में कमी का मतलब ये है कि जो आपकी एसेट्स हैं वो कम हुई हैं, इसका मतलब आपके पास पैसा बढ़ा है। कितनी आपने अंश पूंजी या ऋणपत्रों का निगमन किया है, फिक्स एसेट्स कितनी सेल की है, उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाती है। और इसके अंदर हमको घटाना होता है पूंजीगत भुगतान, जो मशीन जो आपने खरीदी हो उसमें पेमेंट कितना किया है। चालू करंट एसेट्स में अगर कोई इंक्रीमेंट हो, मतलब स्टॉक आपका बढ़ा है, इसका मतलब आपकी नगद कम हुई है। आपकी चालू दायित्वों में कमी, मतलब जो करंट आपके पेमेंट थे वो कमी हुई है, इसका मतलब देखिए आप भी चालू संपत्तियों में वृद्धि हुई है, इसका मतलब आपके पास केस कमी हुई है। चालू दायित्वों में कमी हुई है, इसका मतलब आपसे जो पैसा मांग रहे थे वो कम हुआ, इसका मतलब आपने पेमेंट किया है। लाभांश डिविडेंड जो पेमेंट आपने किया है, या कोई आपने स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स खरीदी है, और क्लोजिंग बैलेंस, तो ये घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो अमाउंट है कि हमारे पास नगद कितना है। और जो लास्ट विधि है उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट मेथड या आर्थिक चिट्ठा विधि। इस विधि में आप क्या करते हैं, इस विधि में आप एक जो भी बजट आप बना रहे हो उसकी लास्ट डेट को एक एस्टिमेटेड इकोनॉमिक बैलेंस शीट बनाते हैं। और उसमें देखिए हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स। उसमें हम दोनों में समावेश करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और उसके हिसाब से हमको पता चल जाता है कि कितना हमारे पास केस आ रहा है या जा रहा है। और ये देखिए इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इसके अंतर्गत रोकड़ के अलावा प्राय सभी संबंधित मुद्दों का समावेश किया जाता है। संपत्ति एवं दायित्व पक्ष का योग करके बाकी ज्ञात की जाती है। यही बाकी रोकड़ की अनुमानित धनराशि होती है। दायित्व पक्ष का योग अगर देखिए लायबिलिटी साइड एसेट साइड से ज़्यादा है या अधिक अंतर है तो वो हमको बताता है कि ये बैंक बैलेंस है। और अगर ये हो रहा है कि लायबिलिटी साइड है जो वो संपत्ति पक्ष से कम है तो ये हमको बताता है कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।